दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इनेन। दोस्तों इनेन का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, अर्थहीन, बेतुका, मूर्खतापूर्ण, खोखला, बिना मतलब का या फिर समझदारी की कमी वाला। यानी कि इनेन का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई कमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई कन्वर्सेशन भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है जिसमें कोई खास मीनिंग, कोई खास लॉजिक या फिर इंटेलिजेंस ना हो। यानी जो बात सुनने और देखने पर लगे कि उसका कोई सेंसिबल पर्पज़ नहीं है या फिर उसमें बिल्कुल भी सोच विचार नहीं किया गया है, तब हम जो है वो उसे इनेन कहते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही फुलिश, बहुत ही एम्प्टी और पॉइंटलेस लगती है। कभी कभी कोई इंसान भी मतलब कि ऐसी बात बोल देता है जो बिल्कुल ही मतलब कि बेकार होती है, जिसका मतलब कि डिस्कशन से कोई लेना देना ही नहीं होता, जो बिल्कुल इमेच्योर लगती है। तो ऐसी बातों को ही हम इनेन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनेन मतलब सिर्फ किसी को गलत बताना नहीं होता है, बल्कि ये दिखाना होता है कि किसी बात में ना ही तो इंटेलिजेंस है, ना ही यूजफुलनेस है और ना ही कोई रियल वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई मीटिंग चल रही है और कोई इंसान बार बार ऐसी बातें करे जो टॉपिक से रिलेटेड ही ना हो और जिनसे किसी को कोई फायदा ना हो, तो उसकी बातें जो है वो मतलब कि इनेन कही जा सकती है। इसी तरह अगर कोई सजेशन इतना अनरीजनेबल या फिर मीनिंगलेस हो कि उससे कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट ही ना मिले हमें, तो उस सजेशन को भी हम इनेन कह सकते हैं। यानी कि इनेन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई इंसान बेवकूफ़ है। कभी कभी एक जो इंटेलिजेंट इंसान होता है वो भी थकान, जल्दबाजी या फिर ध्यान ना देने की वजह से इनेन रिमार्क या फिर इनेन क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो वर्ड है वो किसी चीज़ की लैक ऑफ इंटेलिजेंस और लैक ऑफ मीनिंगफुलनेस को दोनों चीज़ों को मतलब कि हाईलाइट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इनेन का जो मतलब है वो सिर्फ मीनिंगलेस होना नहीं होता है, क्योंकि मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब ना हो। जबकि इनेन का तो मतलब होता है जिसमें मीनिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस, लॉजिक या फिर यूजफुलनेस की भी कमी होती है। यानी कि हर इनेन चीज़ मीनिंगलेस हो सकती है, लेकिन हर मीनिंगलेस चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इनेन ही हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि हम डिफरेंस समझते हैं, मान लीजिए कि तुमने जो है वो एक स्पेलिंग गलत तरीके से लिख दी, ठीक है। आपने जो है वो गलत स्पेलिंग लिख दी, तो ये एक नॉर्मल मिस्टेक कही जा सकती है, ठीक है। लेकिन किसी सीरियस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जवाब में तुमने बिल्कुल ही बेकार और टॉपिक से बाहर की मतलब की बातें करने लगते हो तुम, या फिर उसका जवाब ठीक से नहीं देते हो, तो ये नहीं कि ये क्या है, ये है इनेन रिस्पॉन्स, ठीक है। इनेन का मतलब क्या होता है कि जिसमें मीनिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी कमी है, लॉजिक की भी कमी है, यूजफुलनेस की भी कमी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, कुछ और भी सिचुएशंस है जिनसे आपको समझ आएगा कि इनेन किस तरीके से जो है वो मतलब कि यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सिचुएशन है कि एक ऑफिस मीटिंग में जो है वो सब लोग कंपनी की सेल्स बढ़ाने के आइडिया पर मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि कैसे हम हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ा सकते हैं। तभी एक कर्मचारी यानी कि एक एम्प्लॉय क्या बोलता है उनमें से कि मुझे लगता है कि ऑफिस की दीवारों का कलर चेंज कर देंगे तो सेल्स हमारी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। उसने जो है वो अपनी बात का लॉजिकल रीज़न भी नहीं दिया कि उसने ऐसा क्यों कहा, कि दीवारों का और सेल्स का क्या कनेक्शन है। तो ये होता है एक इनेन सजेशन, क्योंकि उस सजेशन में ना ही तो कोई प्रॉपर लॉजिक था और ना ही कोई प्रैक्टिकल वैल्यू थी। यानी कि उसने ये नहीं बताया कि दीवारों का कलर चेंज करेंगे तो हमारी सेल्स कैसे बढ़ेगी। तो उसका जो सजेशन था वो कैसा था, बिल्कुल बेतुका था, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था, ऐसा हम कह सकते हैं, इनेन था बेसिकली। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि एक टीचर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो समझा रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है वो अचानक पूछता है कि सर अगर इंसान के 3 कान होते तो क्या होता। अगर क्वेश्चन का मतलब कि लेसन से कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये कैसा क्वेश्चन माना जाएगा, इनेन क्वेश्चन माना जा सकता है। क्योंकि टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है वो बीच में से पूछता है कि 3 कान होते तो क्या होता। क्योंकि उसका डिस्कशन से कोई मीनिंगफुल कनेक्शन ही नहीं था, तो उसका क्वेश्चन कैसा माना गया, इनेन माना गया, बहुत ही बेतुका, बहुत ही बेकार माना गया। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि 2 दोस्त है, 2 फ्रेंड्स है जो कि एग्जाम
एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक दोस्त बहुत ही मतलब कि सीरियस डिस्कशन कर रहा है, जबकि दूसरा दोस्त जो है वो बार बार ऐसे कमेंट्स करता है जिनका टॉपिक से कोई मतलब कि लेना देना ही नहीं है। तो उसके जो कमेंट्स है, उसके जो रिमार्क्स है, वो कैसे हैं, इनेन कहलाएंगे, क्योंकि उन बातों में ना ही तो यूजफुलनेस थी और ना ही डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाली कोई वैल्यू थी। यानी कि वो कुछ अलग ही बकबक कर रहा था, यानी कि बातें कर रहा था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इनेन का मतलब होता है ऐसी बात, आइडिया या फिर बिहेवियर जो बेकार, मीनिंगलेस, इलॉजिकल, फुलिश और बिना किसी रियल वैल्यू के हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनेन। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स आते हैं, फुलिश, सेंसलेस या फिर एब्सर्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा या फिर समझदारी के बिना किया गया कोई काम। यानी कि फुलिश जो है वो किसी भी फुलिश एक्शन या फिर डिसीजन के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि इन्हें जो है वो स्पेशली ऐसी बात या फिर आइडिया को डिस्क्राइब करता है जो फुलिश होने के साथ साथ मीनिंगलेस भी होती है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ कर चलना है कि कब हम फुलिश का यूज़ कर सकते हैं और कब हम जो है वो इनेन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोनों की मीनिंग जो है वो मतलब कि काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है जिसको आपको समझ कर चलना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सेंसलेस। दोस्तों सेंसलेस का मतलब होता है जिसमें कोई सेंस नहीं होता, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जिसमें कोई रीजन नहीं होता, उसे हम सेंसलेस कह सकते हैं। सेंसलेस ज़्यादातर लॉजिक की कमी को बताता है, जबकि इनेन लॉजिक के साथ साथ यूजफुलनेस और इंटेलिजेंस की कमी को भी दिखाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है एब्सर्ड। दोस्तों एब्सर्ड का मतलब होता है इतना इलॉजिकल या फिर अनरीजनेबल कि वो बिल्कुल ही बेकार या फिर मतलब कि अलग सा ही लगे, जो बिल्कुल आपको मतलब कि महत्वहीन लगे, जिसमें आपको कोई इंपॉर्टेंस ना नजर आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एब्सर्ड कहेंगे। ठीक है, एब्सर्ड किसी चीज़ की एक्सट्रीम इलॉजिकल नेचर को दिखाता है, जबकि इनेन जो है वो उसकी एम्प्टीनेस और फुलिशनेस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये भी चीज़ आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे जहाँ पर हमने फुलिश, सेंसलेस या फिर एब्सर्ड जैसे वर्ड को डिस्कस किया है। अब दोस्तों उसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल, इंटेलिजेंट या फिर सेंसिबल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसमें पर्पस होता है, जिसमें कोई वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें लॉजिक होता है, तो सब मीनिंगफुल कहते हैं। मीनिंगफुल बात जो है वो किसी काम की होती है, जबकि इन बात में कोई रियल मतलब की वैल्यू नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, बिल्कुल मतलब कि बेतुकी सी बात होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है इंटेलिजेंट। दोस्तों इंटेलिजेंट का मतलब होता है समझदारी और अच्छी सोच दिखाने वाला। इंटेलिजेंट आइडियाज़ जो है वो लॉजिकल और सेंसिबल होते हैं, जबकि इनेन आइडियाज़ कैसे होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस की कमी होती है, उस तरीके के होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, लॉजिकल, समझदारी भरा। सेंसिबल बात सिचुएशन के हिसाब से सही और यूजफुल होती है, ठीक है, उसमें समझदारी की बात की जाती है। जबकि इनेन बात जो है वो कैसी होती है, बेकार होती है, बिना किसी लॉजिक की होती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो एंटोनिम्स थे जहाँ पर हमने मीनिंगफुल, इंटेलिजेंट या फिर सेंसिबल ये सारे वर्ड जो है वो डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हिज इनेन कमेंट्स अनॉयड एवरीवन इन द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मीटिंग के दौरान उस इंसान ने ऐसे कमेंट्स किए जो ना ही तो मतलब कि सेंसिबल थे, ना ही डिस्कशन से रिलेटेड थे और ना ही किसी काम के थे, यानी कि उसमें कोई लॉजिक नहीं था। उसकी बातें सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के बजाय सबका ध्यान भटका रही थी। और इसी वजह से मीटिंग में मौजूद जो लोग थे, जो सारे लोग थे, वो कैसे हो गए, परेशान हो गए या फिर इरिटेट हो गए। यानी कि यहाँ पर इनेन का क्या मतलब निकला कि ऐसे कमेंट्स जो मतलब कि मीनिंगलेस है, फुलिश है, बिना किसी रियल वैल्यू के हैं, मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है उनका, ऐसे कमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनेन यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंडल्जेंट। दोस्तों इंडल्जेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा नरम व्यक्ति, अत्यधिक छूट देने वाला, लाड प्यार करने वाला, मनमानी करने देने वाला, ज़्यादा माफ़ करने वाला या फिर हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला। ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है, ये सारे मीनिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि इंडल्जेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी की गलतियों को, ज़िद को, इच्छाओं को या फिर डिमांड्स को ज़रूरत से ज़्यादा मान लेता है और उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन नहीं होता। यानी जब कोई
कोई व्यक्ति किसी को इतना ज़्यादा फ्रीडम देता है, कंफर्ट देता है या फिर परमिशन दे देता है कि वो इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगता है और उसके रोकने या फिर सुधारने की कोशिश भी नहीं की जाती, तो उस बिहेवियर को हम इंडल्जेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो अक्सर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर बॉसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा यूज होता है। एक इंडल्जेंट पर्सन जो है वो दूसरों को मना करने के बजाय उनकी बात मान लेता है, उनकी गलतियों को जो है वो आसानी से माफ़ कर देता है या फिर उनकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता है। कई बार उनका जो इंटेंशन है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस की वजह से सामने वाले की जो आदतें हैं ये भी खराब हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो वर्ड है वो सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपनी हर छोटी इच्छा को जो है वो कंट्रोल किए बिना मतलब कि पूरी करता रहता है, जैसे कि रोज़ रोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स खाना यानी कि मीठा खाना, बिना ज़रूरत के शॉपिंग करना, बाहर घूमना फिरना या फिर हमेशा जो है वो आराम ही करते रहना, तब भी जो है वो उसे इंडल्जेंट कहा जा सकता है। यानी कि हम खुद को भी कह सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं। यानी कि इंडल्जेंट होने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल या फिर डिसिप्लिन की जगह हमारी जो इच्छाएं और इमोशंस है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ध्यान रहे कि इंडल्जेंट होना हमारी बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, हमेशा बुरी बात नहीं होती है। कभी कभी किसी बच्चे को एक स्पेशल ओकेजन पर उसकी फेवरेट चीज़ दिलाना या फिर किसी की एक छोटी सी गलती को माफ़ कर देना भी इंडल्जेंट बिहेवियर हो सकता है। लेकिन जब ये जो आदत है वो रोज़ रोज़ की हो जाए, रोज़ रोज़ मतलब कि अगर आप मतलब कि रोज़ रोज़ किसी चीज़ की डिमांड करने लगो, जिद करने लगो या फिर आपकी जो आदत है वो बुरी बन जाए, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तब इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दिखने लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडल्जेंट यानी होता क्या है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये और ध्यान रखनी है कि इंडल्जेंट का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ काइंड और जेनरस नहीं होता, क्योंकि काइंड का तो मतलब होता है दयालु और अच्छा व्यवहार वाला। ठीक है, जेनरस का मतलब होता है बड़े दिल वाला, लेकिन इंडल्जेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा छूट देने वाला या फिर किसी की हर बात मान लेने वाला। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर ने जो है वो स्टूडेंट की एक जेन्युइन प्रॉब्लम समझकर होमवर्क सबमिट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा उसे और दे दिया कि तुम एक दिन बाद मतलब कि सबमिट करो। ठीक है, प्रॉब्लम समझने के बाद। तो ये होती है काइंडनेस, ये होता है मतलब कि दयालुपन। ठीक है, लेकिन अगर टीचर हर बार बिना किसी रीजन के सब स्टूडेंट्स को लेट होमवर्क मतलब कि एक्सेप्ट करते रहे, तो ये इंडल्जेंट बिहेवियर है। इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि काइंडनेस और इंडल्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि रोज़ जो है वो नए नए खिलौनों की यानी कि मतलब कि टॉयज़ की डिमांड करता है। अब उसके पेरेंट्स भी जो है वो उसे मना नहीं करते, उसे डांटते नहीं है या फिर मतलब कि उसे रोकते नहीं है कि नहीं खरीदने हैं, बाद में कभी खरीदेंगे, बल्कि मना किए बिना क्या कर देते हैं, उसकी हर एक डिमांड को पूरी करते हैं। उसने आज अगर कोई खिलौना मांगा है तो उसको ला कर दे दिया। तो ये क्या है, ये इंडल्जेंट पेरेंट्स है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रहे हैं या फिर हर चीज़ को आसानी से मतलब कि उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो है वो इंडल्जेंट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि एक ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो बार बार लेट आते हैं ऑफिस में। ठीक है, लेकिन बॉस क्या करता है कि हर बार जो है वो बिना वार्निंग दिए ही जो है वो उन सारे मतलब कि कर्मचारियों को, उन सारे एम्प्लॉयज़ को छोड़ देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कल से टाइम पे आना, कल फिर से भूल गए, ओके फिर कल फिर से कह दिया कि फिर से टाइम पे आना, यही सारी चीज़ें चल रही है। तो वो बॉस कैसा है, वो बॉस भी इंडल्जेंट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के बजाय क्या कर रहा है, बार बार एक्स्ट्रा लीनियंसी दे रहा है, छूट दे रहा है सामने वाले को। तो इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि एक इंसान जो है वो डाइटिंग कर रहा है, लेकिन जब भी उसका फेवरेट डेजर्ट उसके सामने आता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और हर बार वो मतलब कि उसे खा ही लेता है। तो वो इंडल्जेंट बिहेवियर है, क्योंकि उसने अपने डिजायर्स को सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इंटेलिजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा बिहेवियर जो ज़रूरत से ज़्यादा छूट देता हो, गलती आसानी से माफ़ कर देता हो या फिर हर बार इच्छा पूरी करने की आदत रखे, तो उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों, इसी के साथ हमारे सिनोनिम्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि लेनिएंट, परमिसिव या फिर सॉफ्ट हार्टेड। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, लेनिएंट। लेनिएंट का मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होना, गलतियों पर आसानी से माफ़ कर देना। लेनिएंट जो है वो ज़्यादा छूट देने वाला सेंस इस वर्ड में से हमें आता है। लेनिएंट ज़्यादा पनिशमेंट या फिर रूल्स में सॉफ्टनेस को दिखाता है, जबकि इंडल्जेंट किसी की जो विशेज़ और डिमांड्स है उनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मान लेने को बताता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है परमिसिव। परमिसिव का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा परमिशन या फिर फ्रीडम देने वाला। परमिसिव के तो वर्ड में ही जो है वो परमिशन का सेंस हमें दिखाई देता है। परमिसिव मेनली रूल्स और फ्रीडम पर फोकस करता है, जबकि इंडल्जेंट में अफेक्शन, सॉफ्टनेस और विशेष पूरी करने का एस्पेक्ट जो है वो मतलब कि ज़्यादा हमें दिखाई देता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है सॉफ्ट हार्टेड।
सॉफ्ट हार्टेड का क्या मतलब होता है? दयालु और जल्दी पिघलने वाला, जिसका जो मन है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो जल्दी मतलब कि किसी की भी बातों में आ सकता है, उसे हम सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हैं। सॉफ्ट हार्टेड सिर्फ इमोशनल काइंडनेस को दिखाता है, जबकि इंडल्जेंट में काइंडनेस के साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा छूट देने की आदत भी होती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये हमारे सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने लेनिएंट, परमिसिव या फिर सॉफ्ट हार्टेड जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, स्ट्रिक्ट, फर्म या फिर डिसिप्लिनिंग। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? स्ट्रिक्ट आता है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है रूल्स को सख्ती से फॉलो करने वाला, करवाने वाला या फिर करने वाला, ठीक है। स्ट्रिक्ट इंसान डिसिप्लिन और रूल्स पर ज़्यादा जोर देता है, जबकि इंडल्जेंट इंसान क्या करता है? अक्सर रूल्स में ज़्यादा मतलब कि सॉफ्टनेस दिखाता है, वो छूट देता रहता है इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड आता है फर्म। फर्म का मतलब होता है अपने डिसीजंस और रूल्स पर मजबूत रहने वाला। फर्म व्यक्ति जो है वो आसानी से प्रेशर में नहीं आता, जबकि इंडल्जेंट व्यक्ति दूसरों की विशेष के सामने जल्दी मान जाता है, ठीक है, झुक जाता है बेसिकली। इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंस समझ पाओगे। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है डिसिप्लिनिंग। दोस्तों डिसिप्लिनिंग का मतलब होता है ऐसा जो डिसिप्लिन सिखाए या फिर मेंटेन करवाए, तो उसे हम डिसिप्लिनिंग कहेंगे। डिसिप्लिनिंग जो है वो बिहेवियर गलती सुधार, डिसिप्लिनिंग बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है कि गलती सुधारने और अच्छी आदतें डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि इंडल्जेंट बिहेवियर जो है वो कई बार गलतियों को इग्नोर ही कर देता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही छूट दे देता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या थे? तो एंटोनिम्स थे, जहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट, फर्म या फिर डिसिप्लिनिंग जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। ये सारे हमारे वर्ड्स भी एग्जेक्टिव ही थे। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने अभी एक मतलब कि सेंटेंस है जिसमें लिखा है, हर इंडल्जेंट पेरेंट्स रेयरली सेड नो टू हर रिक्वेस्ट। ओके, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उस लड़की के जो पेरेंट्स है वो उसकी डिमांड या फिर रिक्वेस्ट को बहुत ही कम मना करते थे। जब भी वो किसी चीज़ की जिद करती थी या फिर कुछ मांगती थी, तो उसके पेरेंट्स अक्सर क्या करते थे? तो उसकी बातें मान लेते थे बिना पूछे कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। शायद वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे उसके पेरेंट्स, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस की वजह से क्या हुआ कि वो उसे जो है वो हर बात की परमिशन दे देते थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं बिगड़ भी रही थी। यहाँ पर इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि ऐसे पेरेंट्स जो मतलब कि बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा छूट देते हैं और उसकी हर बात आसानी से मान लेते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो इंडल्जेंट पेरेंट्स के साथ यूज़ किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि इंडल्जेंट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है काइनेटिक। दोस्तों काइनेटिक का मतलब होता है गति से संबंधित, गतिशील, चलने फिरने वाला, गति उत्पन्न करने वाला या फिर गति के कारण होने वाला। ये सारे इसके जो है वो हमारे पास पॉसिबल मीनिंग्स है। काइनेटिक का मतलब होता है ऐसी किसी भी चीज़ से संबंधित होना जो मूवमेंट यानी कि गति में हो या फिर मूवमेंट से जुड़ी हो, तो उसे हम काइनेटिक कहते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन या फिर चीज़ जो है वो चल रही हो, मूव कर रही हो या फिर उसकी मूवमेंट की वजह से कोई इफेक्ट पैदा हो रहा हो, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए काइनेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है। सबसे सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक का कनेक्शन हमेशा मोशन यानी कि गति से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो वर्ड है वो अक्सर फिजिक्स में आपको सुनने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपने काइनेटिक एनर्जी जैसे वर्ड्स को सुना होगा, लेकिन इसका यूज़ जो है वो सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। डेली इंग्लिश में भी मतलब कि किसी भी एनर्जेटिक मूवमेंट या फिर एक्टिव बिहेवियर या फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम काइनेटिक का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ बिल्कुल स्टेशनरी हो यानी कि एक ही जगह पर रुकी हुई हो, तो उसे काइनेटिक हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कोई मतलब कि गति नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है, कोई चीज़ हिलने डुलने लगती है, तो वो काइनेटिक नेचर दिखाने लगती है। काइनेटिक जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ही नहीं, बल्कि उस मूवमेंट की वजह से इफेक्ट होने वाला जो मतलब कि जो इफेक्ट पैदा होता है उसको भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कि काइनेटिक में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि एक चलती हुई कार, दौड़ता हुआ इंसान, घूमता हुआ पंखा, उड़ती हुई फुटबॉल या फिर बहती हुई नदी। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मूवमेंट में है, यानी कि इनमें गति है, इनमें हलचल है, इसलिए इन्हें काइनेटिक नेचर से हम रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई डांस परफॉर्मेंस जो है वो मतलब कि बहुत ही एनर्जेटिक हो और डांसर्स जो है वो लगातार मूव कर रहे हो, तो उस परफॉर्मेंस को भी काइनेटिक कहा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि काइनेटिक का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसके बारे में ये ध्यान रखनी है कि काइनेटिक का मतलब जो है वो फास्ट नहीं होता, क्योंकि फास्ट का क्या मतलब होता है, तेज़ स्पीड से चलना।
फास्ट का मतलब होता है स्पीड, ओके। लेकिन काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट में होना, चाहे वो फास्ट हो या फिर स्लो हो, बस हलचल होनी चाहिए। काइनेटिक में जो है वो ये नहीं देखा जाता कि कोई चीज़ तेज़ी से जा रही है, कोई चीज़ मतलब कि स्लो जा रही है, ऐसा नहीं। काइनेटिक में सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि कोई चीज़ हिल रही है, कोई चीज़ मतलब कि गति में है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक कछुआ है जो कि धीरे धीरे से चल रहा है, तो उससे भी हम काइनेटिक कह सकते हैं, उसकी मूवमेंट को हम काइनेटिक कहेंगे। लेकिन अगर एक स्पोर्ट्स कार पार्किंग में खड़ी है, स्पोर्ट्स कार कैसी होती है, बहुत ही फास्ट चलती है ना, जब हम चलाते हैं तो बहुत ही फास्ट चलती है स्पोर्ट्स कार। लेकिन अभी के लिए हम एक सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स कार है जो कि पार्किंग में खड़ी है, ठीक है, वो चल नहीं रही है, तो वो फास्ट होने के बावजूद भी उस वक्त काइनेटिक नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो काइनेटिक इस वर्ड को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, गति, ना कि ये कि मतलब कि कोई चीज़ फास्ट है या फिर स्लो है। कोई चीज़ अगर स्लो भी है तो वो भी काइनेटिक मूवमेंट में हो सकती है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फुटबॉल जो है वो ग्राउंड में मतलब कि बॉल जो है वो ज़ोर ज़ोर से मतलब कि रोल हो रही है। एक फुटबॉल ग्राउंड में क्या कर रही है, तो बॉल जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोल हो रही है। तो बॉल कैसे है, काइनेटिक स्टेट में है। लेकिन अगर वही बॉल मैच के बाद जो है वो ग्राउंड पर बिल्कुल रुकी हुई है, यानी कि एक जगह पर मतलब कि एक ही जगह पर रखी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है, तो वो बॉल क्या है, काइनेटिक स्टेट में नहीं है। इस तरीके से आप समझ पाओगे कि काइनेटिक में क्या डिफरेंस है और ना काइनेटिक होने में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ मतलब कि सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है। जब तक वो साइकिल चल रही है और उसके व्हील्स घूम रहे हैं तब तक वो साइकिल जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये काइनेटिक मूवमेंट है, क्योंकि साइकिल कंटिन्यूअसली मोशन में है, गति में है। या फिर एक सीलिंग फैन जो कि स्विच ऑन करने के बाद जो है वो घूमने लगता है। तो घूमता हुआ फैन क्या है, काइनेटिक स्टेट में है, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रही है, गति है उसमें सबकी मतलब कि। जबकि बंद फैन में जो है वो स्टेशनरी होता है। बंद फैन कैसा होता है, एक जगह पर रुका हुआ होता है, वो एक ही स्टेट में होता है, स्टेशनरी होता है, तो उसे हम काइनेटिक नहीं कहेंगे। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक फुटबॉल है जिसे किक मारा गया और बॉल जो है वो हवा में उड़ती हुई गोल की तरफ जा रही है। तो ये भी काइनेटिक मोशन है, क्योंकि बॉल कंटिन्यूअसली मूव कर रही है और उसकी मूवमेंट ही उसकी काइनेटिक नेचर को दिखाती है। तो यानी कि आपको सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखना है कि काइनेटिक का मतलब होता है ऐसा जो मूवमेंट या फिर मोशन से संबंधित हो, या फिर चलती हुई चीज़ को डिस्क्राइब करे, जिसमें गति है, जिसमें हलचल है, जिसमें मतलब कि मोशन है, मूवमेंट है, तो उससे ही हम काइनेटिक कहते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके मतलब कि सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, डायनामिक, मूविंग या फिर मोबाइल। अब दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है एनर्जेटिक, एक्टिव, हमेशा मूवमेंट या फिर चेंज दिखाने वाला। डायनामिक एक्टिविटी और एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि काइनेटिक जो है वो स्पेसिफिकली फिजिकल मूवमेंट या फिर मोशन से रिलेटेड होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है मूविंग। मूविंग का मतलब होता है जो चल रहा हो या फिर अपनी पोजीशन बदल रहा हो। मूविंग सिर्फ मूवमेंट को बताता है, जबकि काइनेटिक मूवमेंट से जुड़ी क्वालिटी या फिर स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है मोबाइल। दोस्तों मोबाइल का मतलब हमारा जो मोबाइल वाला फ़ोन है वो नहीं होता। मोबाइल का यहाँ पर मतलब है जो आसानी से मूव कर सके, जिसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, जो मूव कर रहा हो, तो उसे हम मोबाइल कहते हैं। मोबाइल जो है वो मूवमेंट की कैपेबिलिटी को दिखाता है, जबकि काइनेटिक एक्चुअल मूवमेंट या फिर मोशन से संबंधित होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रख के चलने हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा वर्ड हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे, जहाँ पर हमने डायनामिक, मूविंग या फिर मोबाइल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर एंटोनिम्स को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, स्टैटिक, स्टेशनरी या फिर मोशनलेस। सबसे पहला क्या वर्ड आता है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल ही ना हिले, या फिर जिसमें कोई मतलब की गति नहीं होती, जिसमें कोई मतलब की हलचल ही नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। स्टैटिक में जो है वो किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है, जबकि काइनेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है एक ही जगह पर रुका हुआ। स्टेशनरी में जो है वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, जबकि काइनेटिक ऑब्जेक्ट कैसा होता है, मोशन में होता है, गति में होता है, हलचल में होता है बेसिकली। तीसरा हमारा वर्ड आता है मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब होता है पूरी तरीके से बिना हिले डुले हुआ, मतलब कि बिना हिला हुआ, या फिर जो मतलब कि एक ही जगह पर जिस रुका हुआ है, जिसमें कोई मोशन नहीं है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, तो उसे मोशनलेस कहते हैं। मोशनलेस में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, जबकि काइनेटिक का पूरा कंसेप्ट ही मूवमेंट पर चलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स थे, जहाँ पर हमने स्टैटिक, स्टेशनरी और मोशनलेस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द काइनेटिक स्कल्पचर मूव विद द विंड।
इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो जो स्कल्पचर है वो हवा चलने पर खुद मूव करने लगा, यानी कि उसका डिज़ाइन ऐसा था कि हवा की मूवमेंट उसके पार्ट्स को हिलाती थी। यहाँ पर काइनेटिक का मतलब ऐसे स्कल्पचर से है जो मूवमेंट से जुड़ा हो या फिर मूव करने के लिए बनाया गया हो। इस सेंटेंस में वर्ड जो है वो मूवमेंट और मोशन की क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम किस तरीके से काइनेटिक इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मलाइन। दोस्तों मलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, झूठे आरोप लगाकर बदनाम करना, बुराई करना, चरित्र खराब करना, गलत तरीके से किसी की छवि खराब करना या फिर बदनामी फैलाना। तो उसे हम क्या कहते हैं? मलाइन करना हम उसे कहते हैं। यानी कि मलाइन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन यानी कि इज्जत या फिर इमेज को जानबूझकर गलत बातें बोलकर, झूठे आरोप लगाकर या फिर उसकी बुराई करके खराब करना। यानी जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसे नेगेटिव बातें फैलाता है जिनका मकसद उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाना हो, तो उस एक्शन को हम मलाइन कहते हैं। ये सिर्फ किसी की नॉर्मल क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना नहीं होता है कि आपने जो है वो किसी के बारे में भला बुरा कह दिया, दो तीन बातें जो है वो उसके पीठ पीछे कर ली, ऐसा नहीं होता है मलाइन में। मलाइन में अक्सर बैड इंटेंशन यानी कि बुरी नीयत होती है किसी की। इंसान जानबूझकर किसी को लोगों की नज़रों में बुरा दिखाने की कोशिश करता है अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली। अगर उसका कोई फ़ायदा उस चीज़ में, तो वो क्या करेगा कि उस बंदे को, अगर आपके काम के बीच में कोई इंसान आ रहा है तो उसको वो मतलब कि बुरी बुरी बातें करके लोगों के बीच में उसको बुरा बना के निकलवाना चाहेगा, अपने रास्ते से हटवाना चाहेगा ताकि उसका फ़ायदा हो सके। तो जब किसी की गलती ना होते हुए भी आप क्या करते हो? उसकी बुराई करते हो, लोगों के बीच में उसको बुरा दिखाने की कोशिश करते हो, तो उसे हम जो है वो मतलब कि मलाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी की भी रेपुटेशन बनाने में जो है वो मतलब कि सालों लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी। लेकिन अगर कोई उसके बारे में झूठी या फिर मिसलीडिंग बातें फैलाना शुरू कर दे तो उसकी इमेज जो है वो बहुत ही जल्दी खराब हो सकती है। इसी तरीके के एक्शन को हम मलाइन कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हर नेगेटिव बात मलाइन नहीं होती। अगर कोई इंसान किसी की सच्ची गलती को यानी कि फैक्ट के साथ दिखाता है, सबूत के साथ दिखाता है, कोई अगर मान लीजिए कि सच में कोई इंसान गलत है और आप उसकी चीज़ों को जो है वो सबूत के साथ दिखाते हो किसी को कि ये देखो इसने ऐसा गलत किया था और इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ भी है, तो वो क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो मलाइन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें सामने वाले इंसान की गलती थी और उसी तरीके से आपने उसे दिखाया था। लेकिन अगर कोई बिना प्रूफ के झूठ बोलता है, किसी को बदनाम करता है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, बस आप उसे बदनाम करना चाहते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ऐसा करते हो कि किसी की बदनामी फैला रहे हो, किसी पर आरोप लगा रहे हो, किसी के बारे में भला बुरा बोल रहे हो, तो वो मलाइन करना होता है। इसलिए मलाइन का मेन आइडिया क्या है? जानबूझकर किसी की अच्छी इमेज को, किसी की इज्जत को जो है वो नुकसान पहुंचाना, तो उसे हम जो है वो मलाइन करना कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मलाइन यानी क्या होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मलाइन का जो मतलब है वो सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं होता, क्योंकि क्रिटिसाइज का तो मतलब होता है किसी की कमी या फिर गलती बताना, जबकि उसकी होती भी है। ठीक है, लेकिन मलाइन का क्या मतलब होता है? जानबूझकर किसी को बदनाम करना या फिर उसकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करना, चाहे उसकी गलती हो या फिर ना हो, इस तरीके से। ओके, मान लीजिए कि एक टीचर है, उसने जो है वो स्टूडेंट की गलती को मतलब कि सबूत के साथ सबके सामने पेश कर दिया कि भाई इस स्टूडेंट की जो है वो गलती थी और ये उसका सबूत है, तो ये होता है क्रिटिसिज्म। गलती को गलती बताना क्रिटिसिज्म माना जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट के बारे में झूठी अफवाह फैला दे कि उसने चीटिंग की है जबकि उसने की भी नहीं होती, तो ये होता है मलाइन करना, कि जबकि उसकी गलती है भी नहीं तो भी आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे मलाइन करना, क्योंकि उसकी रेपुटेशन को जो है वो मतलब कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है कि क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है और मलाइन यानी क्या होता है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी मतलब कि डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ऑफिस में जो है वो दो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्रमोशन के लिए जो है वो आपस में compete कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय यानी कि उसमें से एक कर्मचारी जो है वो दूसरे के बारे में बॉस से झूठ बोलता है कि वो काम ठीक से नहीं करता है, मैं उससे ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो बंदा है वो उस एम्प्लॉय को मलाइन कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद जो है वो सच बताना नहीं है बल्कि उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना है ताकि उसका फ़ायदा हो सके। या फिर मान लीजिए कि एक सेलिब्रिटी के बारे में सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रूफ के झूठी न्यूज़ फैला दी जाती है। लोग उस सेलिब्रिटी को मलाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रोल कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कर रहे हैं, कह रहे हैं, या फिर उसके जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस सेलिब्रिटी को मलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी इमेज को गलत तरीके से ख़राब करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
या फिर हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ क्लासमेट्स उसके बारे में झूठी बातें फैला देते हैं ताकि टीचर्स उसके बारे में बुरा सोचे। तो ये सारे जो क्लासमेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को मलाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्पज़ उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मलाइन का मतलब होता है जानबूझकर किसी की झूठी या फिर गलत बातें फैलाकर उसकी रेपुटेशन या फिर इमेज को खराब करना, तो उसे हम जो है वो मलाइन करना कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, डिफेम, स्लैंडर या फिर विलीफाई। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है किसी के रेपुटेशन को झूठी या फिर नुकसान पहुंचाने वाली बातों से खराब करना। डिफेम और मलाइन का जो मीनिंग है ना, ये काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन बता दूं कि मलाइन में बुरी नियत और अनफेयर पर्सनल अटैक्स का आइडिया ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मलाइन में कहीं ना कहीं आपका सेल्फिश रीज़न भी हो सकता है कि आप अपना काम निकलवाने के लिए या फिर किसी को साइड हटाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कोई मतलब कि किसी की बुराई कर रहे हो। तो ये भी चीज़ जो है वो आपको मतलब कि मलाइन में देखने के लिए मिल सकती है। बाकी डिफेम का और मलाइन का मतलब लगभग सेम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों दूसरा हमारा वर्ड आता है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है बोलकर किसी के बारे में झूठे या फिर नुकसान पहुंचाने वाले स्टेटमेंट्स देना। स्लैंडर जो है वो सिर्फ बोलकर बदनाम करने के लिए यूज होता है। जब आप जो है वो किसी के मतलब कि अपने बातों के द्वारा जो है वो बदनामी करते हो तो उसे हम स्लैंडर करना कहते हैं। जबकि मलाइन जो है वो बोलकर या फिर जनरल तरीके से लिख कर भी किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है किसी को बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम करना या फिर उससे बहुत ही बुरा मतलब कि इंसान दिखाने की कोशिश करना दो लोगों की नज़रों में, तो उसे हम विलीफाई करना कहते हैं। विलीफाई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेट्रेड या फिर हार्श अटैक्स होते हैं, जबकि मलाइन रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारे हमारे सिनोनिम्स है जहां पर हमने डिफेम, स्लैंडर या फिर विलीफाई जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑनर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या फिर उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करना, ठीक है। प्रेज किसी की इमेज को बेहतर बनाता है, जबकि मलाइन क्या करता है, उसकी इमेज को डाउन करता है, खराब करता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी क्वालिटी या फिर अचीवमेंट की अच्छी बातें कहना। कॉम्प्लीमेंट जो है वो रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन को दिखाता है कि आप किसी के बारे में जो है वो तारीफ कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, इस तरीके से। जबकि मलाइन जो है वो डिसरिस्पेक्ट और बदनामी फैलाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ऑनर। दोस्तों ऑनर का मतलब होता है किसी को सम्मान देना या फिर उसकी इज्जत बढ़ाना। ऑनर जो है वो किसी की रेपुटेशन को मजबूत बनाता है, जबकि मलाइन क्या करता है, उसी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स है जहां पर हमने प्रेज, कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑनर जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे मतलब कि एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, दे ट्राई टू मलाइन हिज रेपुटेशन विद फॉल्स एक्यूजेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने उस इंसान की रेपुटेशन को खराब करने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए। उनका मकसद सच बताना नहीं था, बल्कि लोगों के सामने उसकी इमेज को बुरा दिखाना था। यहाँ पर मलाइन का मतलब क्या है, जानबूझकर किसी को बदनाम करना या फिर उसकी अच्छी रेपुटेशन को झूठी बातों के जरिए नुकसान पहुंचाना। इस तरीके से यहाँ पर इसका मतलब निकल कर आता है। दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मलाइन यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेगेट। दोस्तों नेगेट का मतलब होता है नकारना, अस्वीकार करना, प्रभाव खत्म कर देना, अमान्य कर देना, रद्द कर देना या फिर गलत साबित कर देना। ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स हैं। यानी कि नेगेट का मतलब होता है किसी बात, फैक्ट, आर्ग्यूमेंट, इफेक्ट, वैल्यू या फिर रिजल्ट को इस तरीके से खत्म करना या फिर रिजेक्ट कर देना कि उसका असर या फिर उसकी वैलिडिटी ही ना रहे। यानी जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के इफेक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल कर दे, उसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर दे या फिर उसे गलत साबित कर दे, तो उस एक्शन को हम नेगेट कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ ना कहने के लिए यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इनइफेक्टिव, इनवैलिड या फिर मीनिंगलेस बना देना।
इस वर्ड का जो यूज़ है वो हम कई सिचुएशंस में कर सकते हैं। जैसे कि कभी किसी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ गलत साबित कर दिया जाता है तो उसे भी नेगेट कहते हैं। कभी किसी अच्छे काम का पूरा इफेक्ट एक गलती की वजह से खत्म हो जाता है तो उसे भी नेगेट कहा जा सकता है। कभी किसी मेडिसिन का इफेक्ट दूसरी मेडिसिन की वजह से कम हो जाता है या फिर ज़ीरो हो जाता है तो उसे भी नेगेट कहा जा सकता है। इन सारी सिचुएशंस में हम नेगेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नेगेट का मतलब हमेशा किसी चीज़ को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। कई बार सिर्फ उसकी वैल्यू, इफेक्ट या फिर ट्रुथ को ख़त्म कर देना भी नेगेट कहलाता है। अगर किसी ने मतलब कि मान लीजिए कि बहुत ही मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत मतलब कि बेकार चली गई, उसकी मेहनत का कोई उसे फ़ायदा ही नहीं मिला, तो कहा जा सकता है कि उस एक गलती ने उसकी सारी मेहनत को क्या कर दिया, नेगेट कर दिया, उसकी सारी मेहनत का असर ही ख़त्म कर दिया। इसी तरह अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ यानी कि क्लेम, किसी क्लेम को मतलब कि गलत साबित करता है, मान लीजिए कि कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो कि आपके किसी मतलब कि दावे को गलत साबित करने के लिए मतलब कि सही है, लेकिन वो एविडेंस जो है वो उस क्लेम को नेगेट करता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम जो है वो नेगेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखनी है कि नेगेट का जो मतलब है वो सिर्फ डिनाई करना नहीं होता है, क्योंकि डिनाई करना का तो क्या मतलब होता है, किसी बात को मानने से इनकार करना, बेसिकली उसे हम डिनाई करना कहते हैं। लेकिन नेगेट का मतलब होता है किसी बात, किसी इफेक्ट या फिर रिजल्ट को ख़त्म, कैंसिल या फिर इनवैलिड कर देना। यानी कोई इंसान किसी बात को डिनाई कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने उस बात को नेगेट भी कर दिया हो, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मतलब कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक स्टूडेंट बोलता है कि उसने होमवर्क किया है, टीचर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है डिनाई करना कि मुझे पता है कि तुमने होमवर्क किया है तो नहीं किया है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुमने होमवर्क किया है। तो टीचर ने क्या किया है, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन टीचर प्रूफ दिखा देते हैं कि होमवर्क सबमिट ही नहीं हुआ, तो ये उस स्टूडेंट के क्लेम को क्या कर रहा है, नेगेट कर रहा है, उसकी बातों के असर को ख़त्म कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिनाई में और नेगेट करने में डिफरेंस क्या होता है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान है जो कि रोज़ जिम जाता है और हेल्दी डाइट मतलब कि फॉलो करता है, लेकिन वो साथ ही साथ रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाता है। जंक फूड जो है वो उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बेनिफिट्स को क्या कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बुरी आदत अच्छी मेहनत के इफेक्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है या फिर ख़त्म कर रही है। यानी कि उसकी बुरी चीज़ें जो है वो उसकी अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा हावी हो रही है, उनका असर ख़त्म कर रही है। तो इस चीज़ से आप जो है वो नेगेट का यूज़ समझ सकते हैं। दूसरी हमारे पास सिचुएशन ये आती है कि एक कंपनी ने सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे से फिट किया है, बहुत ही अच्छे से लगाया है, लेकिन किसी एम्प्लॉय ने पासवर्ड जो है वो सबके साथ शेयर कर दिया। उस एम्प्लॉय की एक गलती ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम के फ़ायदे को क्या कर दिया है, ना के बराबर कर दिया है, नेगेट कर दिया है, क्योंकि एक मिस्टेक ने क्या किया, पूरे प्रोटेक्शन का इफेक्ट ही ख़त्म कर दिया इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि एक लॉयर है, एक वकील है, उसने कोर्ट में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्लेम मतलब कि पेश किया है, एक मतलब कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब कि दावा किया है कोर्ट में, ओके, लॉयर ने। दूसरा लॉयर ऐसे एविडेंस यानी कि ऐसे सबूत पेश करता है जो उस क्लेम को गलत साबित कर देते हैं, तो वो एविडेंस जो है वो पहले लॉयर के आर्गुमेंट को नेगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसने उस आर्गुमेंट की वैलिडिटी क्या कर दी है, ख़त्म कर दी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि नेगेट यानी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेगेट का मतलब होता है किसी बात, किसी इफेक्ट या फिर रिजल्ट या फिर आर्गुमेंट को ख़त्म, कैंसिल या फिर इनवैलिड या फिर गलत साबित कर देना, तो उसे हम नेगेट कहते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, कैंसल, नलीफाई या फिर इनवैलिडेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कैंसल। कैंसिल का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना या फिर ख़त्म कर देना। कैंसिल जो है वो ज़्यादातर प्लान्स, बुकिंग, इवेंट्स के लिए यूज़ होता है, जब वो सारी चीज़ें मतलब कि रद्द की जाती है तब। जबकि नेगेट जो है वो इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स या फिर वैलिडिटी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनी या फिर प्रैक्टिकल रूप से इनवैलिड या फिर बेअसर बना देना। नलीफाई का यूज़ जो है वो अक्सर लीगल या फिर ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में होता है, जबकि नेगेट जो है वो जनरल सिचुएशंस में भी यूज़ हो सकता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनवैलिडेट। दोस्तों इनवैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत, इनवैलिड या फिर अनएक्सेप्टेबल मतलब कि एक्सेप्टेबल ना रहने देना,
उसे अनएक्सेप्टेबल बना देना, तो उसे हम इनवैलिडेट कहते हैं। इनवैलिडेट किसी चीज़ की वैलिडिटी को ख़त्म करता है, जबकि नेगेटिव क्या करता है, वैलिडिटी के साथ साथ उसके इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट को भी ख़त्म कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने कैंसल, नलीफाई या फिर इनवैलिडेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब उसी के साथ अगर हमारे एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, कन्फर्म, सपोर्ट या फिर वैलिडेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है किसी बात को सच या फिर सही साबित करना। कन्फर्म जो है वो किसी क्लेम को, किसी दावे को सपोर्ट करता है, जबकि नेगेट क्या करता है, उसी क्लेम को रिजेक्ट या फिर इनवैलिड बना देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब होता है, किसी आइडिया, किसी आर्ग्यूमेंट या फिर पर्सन का जो है वो साथ देना, उसे मजबूत बनाना, तो उसे हम सपोर्ट करना कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी बात को वैलिड, एक्सेप्टेबल और सही साबित करना, तो उसे हम जो है वो वैलिडेट कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने कन्फर्म, सपोर्ट और वैलिडेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों उसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, वन केयरलेस मिस्टेक कैन नेगेट ऑल योर हार्ड वर्क। इस सेंटेंस का मतलब है कि कभी कभी सिर्फ एक लापरवाही या फिर बड़ी सी गलती की वजह से किसी इंसान की बहुत बहुत सारी जो मेहनत है उसका पूरा फ़ायदा ख़त्म कर सकती है। यानी कि हो सकता है कि उसने काफ़ी समय से मतलब कि अपनी मेहनत लगाई हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन लास्ट में हुई एक गलती की वजह से उसे सारे मतलब कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते। यानी कि जो भी उसे उम्मीद थी कि मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा मेरी मेहनत करने से, वो उसे अगर नहीं मिलता है तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उस एक गलती की वजह से उसका सारा हार्डवर्क नेगेट हो चुका है। यहाँ पर नेगेट का क्या मतलब है कि सारी मेहनत के इफेक्ट या फिर बेनिफिट को खत्म या फिर बेअसर कर देना। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि नेगेट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नटोरियस। दोस्तों नटोरियस का मतलब होता है बदनाम, कुख्यात, बुरी वजह से प्रसिद्ध, बदनामी के लिए मशहूर, यानी कि कुख्यात व्यक्ति या फिर चीज़ गलत कामों के लिए जाने जाने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नटोरियस कहेंगे। नटोरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे कोई जगह, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसी कोई चीज़ जो किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि बुरे काम के लिए, बुरी आदतों के लिए, क्राइम्स के लिए, स्कैंडल्स के लिए, नेगेटिव रेपुटेशंस के, मतलब कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, मशहूर हो। यानी कि जब कोई इंसान या फिर कोई चीज़ बहुत सारे लोगों के बीच नेगेटिव रीजंस की वजह से फेमस हो जाए तो उसके लिए हम नोटोरियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड में सिर्फ फेमस होने का आइडिया नहीं है बल्कि बुरी तरीके से फेमस होने का आइडिया है। अगर कोई चोर जो है वो बार बार चोरी करता है और पूरे शहर में उसका नाम इसी वजह से मशहूर हो जाता है कि वो चोर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो नटोरियस थीफ कहलाता है, क्योंकि वो बुरी चीज़ के लिए फेमस है। इसी तरह अगर कोई एरिया बार बार क्राइम्स, एक्सीडेंट्स या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से जाना जाता हो तो उस एरिया को भी हम जो है वो नटोरियस कह सकते हैं। यानी कि नटोरियस का जो यूज़ है वो सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं होता, ये रोड्स के लिए, प्रिजन्स के लिए, गैंग्स के लिए, कंपनीज़ के लिए, वेबसाइट्स के लिए, प्लेसेस, हैबिट्स या फिर इवेंट्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर उनकी पहचान किसी नेगेटिव वजह से बनी हो तो। ध्यान रहे कि नटोरियस का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई उस इंसान या फिर उस चीज़ को पर्सनली जानता हो। बस इतना ज़रूर होता है कि जहाँ उसकी बात होती है वहाँ लोग उसकी बुरी रेपुटेशन के साथ मतलब कि उसे पहचानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नटोरियस का मतलब सिर्फ और सिर्फ फेमस होना नहीं होता, क्योंकि फेमस का तो मतलब होता है किसी भी वजह से मशहूर होना, चाहे वो शायद अच्छी भी चीज़ें हो सकती है। अगर कोई अच्छे काम के लिए मतलब कि मशहूर है तो उसे भी हम फेमस कह सकते हैं। लेकिन नटोरियस का मतलब इतना होता है कि सिर्फ बुरी या फिर नेगेटिव वजह से मशहूर होना, इसमें आप अच्छी वजह से फेमस हो ही नहीं सकते। नटोरियस का मतलब ही ये होता है कि बुरी चीज़ों के लिए फेमस हुआ व्यक्ति, तो उसे हम नटोरियस कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर नटोरियस इंसान फेमस होता है, लेकिन हर फेमस इंसान नटोरियस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट है जो कि अपनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की वजह से दुनिया भर में फेमस है, तो उसने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो वो क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है, अच्छी चीज़ के लिए फेमस है। लेकिन मान लीजिए कि गैंगस्टर अपने क्राइम्स की वजह से हर जगह पहचाना जाता है, तो वो नटोरियस है, क्योंकि वो गैंगस्टर है, वो अपने बुरे कामों के लिए पहचाना जा रहा है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है कि फेमस कब यूज़ करते हैं और नटोरियस कब यूज़ करते हैं। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल में जो है वो एक स्टूडेंट हर रोज़ लड़ाई करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता, रूल्स तोड़ता है, टीचर्स की बात नहीं मानता। धीरे धीरे पूरे स्कूल में उसकी पहचान जो है वो इसी वजह से हो जाती है कि वो जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू है, कभी मतलब कि किसी की बात नहीं मानता है। इस तरीके से वो स्टूडेंट क्या है, नटोरियस हो गया है, क्योंकि वो अपनी बुरी आदतों की वजह से, बुरी हरकतों की वजह से मशहूर हो चुका है, इस तरीके से। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है कि एक रोड है, उस पर जो है वो बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग
लोग उस रोड का नाम सुनते ही संभल कर चलने की बात करते हैं। तो वो रोड कैसी है? नटोरियस है, क्योंकि उसकी पहचान बार बार होने वाले एक्सीडेंट की वजह से हो चुकी है इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है जो बार बार फ्रॉड केसेस में पकड़ा जाता है, कुछ सालों बाद जो है वो लोग उसका नाम सुनते ही उसे धोखेबाजी से मतलब कि जोड़ने लगते हैं कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है, वो जो मतलब कि बिजनेसमैन है, वो धोखेबाज है। तो वो बिजनेसमैन कैसा हो चुका है? वो नटोरियस हो चुका है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि फ्रॉड की वजह से जानी जा रही है। यानी कि उसकी रेपुटेशन किस चीज़ की वजह से बनी है? तो फ्रॉड यानी कि बुरे कामों की वजह से बनी है। यानी कि सिंपल वर्ड में आपको इतना ध्यान रखना है कि नटोरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज़ जो अपने बुरे काम, क्राइम्स या फिर नेगेटिव रेपुटेशन की वजह से मशहूर हो, फेमस हो, तो उसे हम नटोरियस कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, इनफेमस, डिसरेप्यूटेबल या फिर डिसऑनरेबल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनफेमस। इनफेमस का मतलब होता है बुरे कामों या फिर बदनामी की वजह से मशहूर होना। इनफेमस और नटोरियस का मीनिंग जो है वो बहुत ही मतलब कि काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इनफेमस में बदनामी की फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसरेप्यूटेबल। डिसरेप्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी ना हो या फिर जो लोगों की नज़रों में इज्जतदार ना हो, तो उसे हम डिसरेप्यूटेबल कहते हैं। डिसरेप्यूटेबल किस चीज़ को बताता है? खराब रेप्यूटेशन को बताता है, जबकि नटोरियस उस खराब रेप्यूटेशन की बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने को भी दिखाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिसऑनरेबल। डिसऑनरेबल का मतलब होता है इज्जत के लायक ना होना या फिर शर्मनाक बिहेवियर दिखाना। डिसऑनरेबल इमोरल बिहेवियर पर फोकस करता है, जबकि नटोरियस उस बिहेवियर की वजह से मिली बदनामी को हाईलाइट करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स है जहां पर हमने इनफेमस, डिसरेप्यूटेबल या फिर डिसऑनरेबल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल या फिर रेप्यूटेबल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिस्पेक्टेड। ओके, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है जिसे लोग इज्जत और सम्मान देते हो। ओके, रिस्पेक्टेड व्यक्ति की अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छी चीज़ों के लिए वो फेमस होता है, जबकि नोटोरियस व्यक्ति की बुरी रेपुटेशन होती है। ऑनरेबल का क्या मतलब है? ऑनरेबल का मतलब होता है ईमानदार, अच्छे कैरेक्टर वाला, सम्मान के लायक। ओके, ऑनरेबल अच्छे कैरेक्टर को दिखाता है, जो मतलब कि इज्जत के लायक होता है, उसे हम ऑनरेबल कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल का मतलब होता है अच्छी रेप्यूटेशन वाला या फिर भरोसेमंद, जिसे हम कह सकते हैं। रेप्यूटेबल लोगों की नज़रों में अच्छा माना जाता है, जबकि नोटोरियस लोगों की नज़रों में बुरी वजह से जाना जाता है। ये डिफरेंस भी आपको समझ कर चलना है। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहां पर हमने रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल या फिर रेप्यूटेबल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, द टाउन वॉज नोटोरियस फॉर इट्स हाई क्राइम रेट। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो जो शहर यानी कि छोटी सी सिटी थी, जो टाउन था, वो अपनी खूबसूरती के या फिर अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं, यानी कि अपनी अच्छी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ होने वाले बहुत ज़्यादा क्राइम्स की वजह से मशहूर था। जब लोग उस टाउन का नाम सुनते थे तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्राइम और सेफ्टी की प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पर नोटोरियस का मतलब क्या है? ऐसी जगह से है इसका मतलब जो अपनी बुरी रेप्यूटेशन और नेगेटिव रीजंस की वजह से लोगों के बीच मशहूर हो, फेमस हो। तो उस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो नोटोरियस इस वर्ड का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि नोटोरियस यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जॉली। दोस्तों जॉली का मतलब होता है हंसमुख, मस्त मौला, आनंदित, प्रसन्न, हमेशा खुश रहने वाला या फिर मजाकिया स्वभाव वाला, तो उसे हम जॉली कहते हैं। ठीक है, जॉली का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश, चीयरफुल, एनर्जेटिक और पॉजिटिव मूड में रहता हो और अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों को खुश करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जॉली कहेंगे। ठीक है, यानी जब किसी इंसान का नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है, पॉजिटिव और खुश रहने वाला होता है, तो उसे हम जॉली कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ उस वक्त की खुशी को नहीं बताता जब कोई इंसान कुछ अच्छा होने की वजह से खुश हो, यानी कि इसमें रीजन नहीं चाहिए होता, बल्कि जॉली उसके ओवरऑल पर्सनालिटी और नेचर को डिस्क्राइब करता है। एक जॉली पर्सन छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेता है, वो दूसरों से प्यार से बातें करता है, हंसी मजाक करता है, अपने आसपास का माहौल हल्का और इंजॉयबल बना देता है, तो उसे हम जॉली कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ रहकर दूसरों को भी कंफर्टेबल महसूस होता है, खुश महसूस होता है। जॉली का जो यूज है वो सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं
नहीं बल्कि हम वॉइस के लिए, मूड के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, गैदरिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम जो है वो जॉली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पार्टी में सब लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उस एटमॉस्फेयर को जॉली एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है। ध्यान रहे कि जॉली का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं होता है, क्योंकि कोई इंसान शांत होते हुए भी बहुत ही जॉली हो सकता है अगर उसका नेचर बहुत ही चीयरफुल और पॉजिटिव हो। तो ये वर्ड एक ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है जिसके साथ रहने से मतलब कि लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाने के बजाय क्या करता है, खुशियाँ और पॉजिटिविटी फैलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जॉली यानी क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जॉली का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी नहीं होता, क्योंकि हैप्पी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वजह से उस समय खुश होना, आपके पास रीज़न होता है हैप्पी होने का, ठीक है। लेकिन जॉली का मतलब होता है नेचुरली चेयरफुल, फ्रेंडली और हंसी मजाक करना पसंद करने वाला। यानी कोई इंसान आज हैप्पी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका नेचर जॉली हो। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि जॉली और मतलब कि हैप्पी में डिफरेंस होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जॉली और हैप्पी में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि तुम्हारे एग्जाम में जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो तुम उस वक्त हैप्पी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न है, कोई कारण है खुश होने का। तो तुम क्या हो, उस मूवमेंट के लिए, उस मोमेंट के लिए, उस मतलब कि उस समय के लिए आप जो है वो खुश हो। लेकिन तुम हमेशा अगर मान लीजिए कि आप अगर हमेशा सबके साथ हंसते रहते हो, मजाक करते हो, पॉजिटिविटी मतलब कि आपके अंदर है, या फिर आप हमेशा सबके साथ जो है वो घुल मिलकर रहते हो, तो ये आपके नेचर का पार्ट है। तो तुम क्या हो, जॉली हो। यानी कि हैप्पी और जॉली में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑफिस है, वहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो कि रोज़ जो है वो सबको स्माइल के साथ ग्रीट करता है, हल्का फुल्का मजाक करता है और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को भी हल्का बना देता है अपनी बातों से। तो वो कैसा है, वो एक जॉली पर्सन है, क्योंकि उसका चीयरफुल नेचर दूसरों को भी खुश कर देता है। या फिर मान लीजिए कि एक फैमिली पिकनिक में सब लोग गेम्स खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जॉली है, क्योंकि हर तरफ जो है वो खुशी और हंसी मजाक का माहौल है। या फिर एक टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाई के साथ साथ फनी एग्जाम्पल्स भी देते हैं, स्टूडेंट्स को स्माइल भी करवाते रहते हैं, तो वो भी जॉली टीचर है, क्योंकि उनका चीयरफुल और फ्रेंडली नेचर क्लास को इंजॉयबल बना देता है। इस तरीके से यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि जॉली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा माहौल जो हमेशा खुश, चीयरफुल और हंसी मजाक से भरा हो, पॉजिटिव हो, तो उसे हम जॉली कहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, चीयरफुल, मैरी या फिर जॉयफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है चीयरफुल। चीयरफुल का क्या मतलब होता है, हंसमुख या फिर पॉजिटिव रहने वाला, तो उसे हम कहते हैं चीयरफुल। दूसरा हमारा वर्ड आता है मैरी। मैरी का मतलब होता है खुशी और सेलिब्रेशन से भरा हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैरी। मैरी का जो यूज़ है वो अक्सर फेस्टिवल्स के लिए, पार्टीज़ के लिए या फिर सेलिब्रेशंस के लिए होता है, जबकि जॉली जो है वो किसी इंसान के चीयरफुल नेचर के लिए भी यूज़ हो सकता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है खुशी और आनंद से भरा हुआ। जॉयफुल जो है वो अंदर की गहरी खुशी को दिखाता है, जबकि जॉली बाहर से दिखने वाले चीयरफुल और फन लविंग बिहेवियर को भी हाईलाइट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने चीयरफुल, मैरी या फिर जॉयफुल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों एंटोनिम्स की तरफ आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, ग्लूमी, ग्रम्पी या फिर सॉम्बर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, निराश, दुखी दिखने वाला, तो उसे हम ग्लूमी कहते हैं। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा होने वाला, तो उसे हम जो है वो ग्रम्पी कहते हैं। ग्रम्पी इंसान जो है वो अक्सर इरिटेट रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब होता है सीरियस, शांत और उदासी भरा। सॉम्बर जो है वो मूड में एक्साइटमेंट और हंसी मजाक जो है वो बिल्कुल नहीं होता, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमने हमारे सारे एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, ही इज़ अ जॉली पर्सन हु मेक्स एवरीवन स्माइल। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो इंसान बहुत ही मतलब कि हैप्पी और फ्रेंडली नेचर का है। वो जब भी लोगों के साथ रहता है तो हंसी मजाक करता है, पॉजिटिव बातें करता है, अपने बिहेवियर से दूसरों के चेहरे पर मतलब कि मुस्कान लाता है। तो यहाँ पर जॉली का मतलब क्या है, यहाँ पर जॉली का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो नेचुरली चीयरफुल, फन लविंग और हमेशा खुशी का माहौल बनाए रखता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है वो जॉली का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मजेस्टिक। दोस्तों मजेस्टिक का मतलब होता है भव्य, शानदार, राजसी, गरिमामय, प्रभावशाली, अत्यंत सुंदर और विशाल या फिर शान से भरपूर। यानी कि मजेस्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई जगह, व्यक्ति, बिल्डिंग, पहाड़, जानवर या फिर कोई दृश्य जो अपने शान, भव्यता, सुंदरता और विशालता या फिर गरिमा की वजह से देखने वाले पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर डालती हो। यानी जब किसी चीज़ को देखकर हमारे दिल में रिस्पेक्ट, एडमायरेशन और सरप्राइज का एहसास होता है क्योंकि वो बहुत ही ग्रैंड होती है, इंप्रेसिव होती है, तो उसे मजेस्टिक कह सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है वो सिर्फ ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर होने को नहीं दिखाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन मजेस्टिक वही होती है जिसमें ब्यूटी के साथ साथ भव्यता भी होती है, यानी कि गरिमा भी होती है, डिग्निटी भी होती है, पावर का एहसास भी होता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि ब्यूटीफुल कहते हैं। और इस वर्ड का जो यूज़ है वो अक्सर माउंटेन्स के लिए, पैलेसेस के लिए, कैसल्स, टेम्पल्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, बिल्डिंग्स, स्टैचूज, एनिमल्स और नेचुरल सीनरी के लिए काफ़ी यूज़ होता है। जैसे किसी बहुत ही बड़े और शानदार महल को देखकर या फिर किसी ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े होकर जो हमें फीलिंग आती है कि ये कितना बड़ा है, कितना इंप्रेसिव है, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम मजेस्टिक वर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी यूज़ होता है। लोगों के लिए कैसे यूज़ होता है? जैसे कि अगर कोई राजा है, कोई रानी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और ग्रेस के साथ चलता है और उसकी पर्सनैलिटी देखकर लोग इंप्रेस हो जाते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी को भी मजेस्टिक कहा जा सकता है। इसी तरह एक शेर, एक लायन जो होता है जब पूरी शान के साथ अपने जंगल में चलता है, या फिर एक जो बाज होता है यानी कि जो ईगल होती है, तो वो भी जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उड़ती है, तो उनकी अपीयरेंस के लिए भी हम जो है वो मजेस्टिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मजेस्टिक का मतलब ब्यूटीफुल नहीं होता, क्योंकि ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर होना। मजेस्टिक का मतलब होता है सुंदरता के साथ साथ भव्यता, शान, गरिमा और इंप्रेसिव होना। ठीक है, यानी कि हर मजेस्टिक चीज़ ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन हर ब्यूटीफुल चीज़ मजेस्टिक ही हो ऐसा नहीं होता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, यानी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे कि ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक में डिफरेंस क्या है। जैसे कि एक मान लीजिए एक छोटा सा फ्लावर है, एक फूल है जो कि बहुत ही सुंदर है, तो वो ब्यूटीफुल है, लेकिन हिमालय एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है जो कि अपनी विशालता और शान की वजह से जाना जाता है, तो वो मैजेस्टिक है। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक टूरिस्ट जो है वो पहली बार एक बड़े और पुराने महल को देखने जाता है, जैसे वो उसके सामने खड़ा होता है, उसकी ऊंचाई, उसका डिज़ाइन, उसका शान देखकर जो है वो हैरान रह जाता है। तो वो महल कैसा है? मैजेस्टिक है, क्योंकि उसकी भव्यता और गरिमा देखने वाले को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। या फिर मान लीजिए कि सुबह के समय जो सूरज है उसकी जो रोशनी है वो बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ों पर पड़ रही है, उनका दृश्य इतना ज़्यादा मतलब कि ग्रैंड और शानदार लग रहा है कि सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, तो वो मजेस्टिक माउंटेन्स है, क्योंकि उनकी ब्यूटी के साथ साथ उनकी विशालता और शान भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। या फिर मान लीजिए कि एक शेर जो है वो धीरे धीरे जंगल में पूरे कॉन्फिडेंस और शान के साथ मतलब कि चल रहा है, उसे देखकर लोग सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके गरिमा से भी प्रभावित होते हैं, तो वो एक मजेस्टिक लॉयन है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी और अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ग्रैंड और लॉयल लग रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मजेस्टिक यानी क्या होता है। मजेस्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ या फिर व्यक्ति जो अपनी शान, भव्यता, गरिमा और सुंदरता की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगे और देखने वाले के दिल में रिस्पेक्ट पैदा करे, तो उसे हम मैजेस्टिक कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, ग्रैंड, मैग्निफिशेंट या फिर रेगल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, शानदार और इंप्रेसिव। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रैंड। ग्रैंड जो है वो साइज और मैग्निफिसेंस को दिखाता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है। दूसरा हमारा वर्ड खुद आता है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, देखने में प्रभावशाली, तो उसे हम जो है वो मतलब कि मैग्निफिशेंट कहते हैं। मैग्निफिशेंट में बेसिकली किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को दिखाया जाता है, जबकि मैजेस्टिक में खास तौर पर शान और रॉयल फीलिंग भी शामिल होती है, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रेगल। रेगल का मतलब होता है राजा या फिर रानी जैसी शान और गरिमा वाला। ठीक है, रेगल सिर्फ रॉयल अपीयरेंस या फिर बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने ग्रैंड, मैग्निफिशेंट या फिर रेगल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास सेकेंड 3 वर्ड्स आते हैं, ऑर्डिनरी, प्लेन या फिर अनइम्प्रेसिव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण या फिर आम, जो नॉर्मल है। प्लेन का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, बिना किसी खास सजावट के या फिर शान के, तो उसे हम जो है वो प्लेन बोलते हैं। प्लेन में बेसिकली सिंप्लिसिटी होती है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अनइम्प्रेसिव। अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है जो किसी पर खास असर या फिर प्रभाव ना छोड़े, तो उसे हम अनइम्प्रेसिव कहते हैं।
अनइम्प्रेसिव चीज़ देखकर जो है वो हमारे अंदर एडमायरेशन नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने ऑर्डिनरी, प्लेन या फिर अनइम्प्रेसिव जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैजेस्टिक वाटरफॉल अट्रैक्टेड विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो झरना अपनी ज़बरदस्त सुंदरता, ऊंचाई और शानदार दृश्य की वजह से इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग उसे देखने आते थे। उसे देखकर लोग उसकी ब्यूटी की ही नहीं बल्कि उसकी भव्यता, शान से भी प्रभावित होते थे। यहाँ पर मैजेस्टिक का मतलब क्या है, ऐसा वाटरफॉल है जो अपनी ग्रैंड अपीयरेंस, नेचुरल ब्यूटी, इंप्रेसिव प्रेजेंस की वजह से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो उस सेंस में हमने जो है वो यहाँ पर मैजेस्टिक वर्ड का यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेडिएट। दोस्तों मेडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करना, सुलह करवाना, समझौता करवाना, विवाद सुलझवाना। तो उसे हम क्या कहेंगे, मेडिएट करना हम उसे कहेंगे। मेडिएट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों, ग्रुप या फिर पार्टीज के बीच में चल रहे झगड़े, डिसएग्रीमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट को शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करना, ताकि दोनों तरफ के लिए मतलब कि एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकाल सके। यानी जब दो लोग आपस में किसी बात पर सहमत नहीं होते और खुलकर मिलकर मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तब कोई तीसरा इंसान बीच में आकर दोनों की बात ध्यान से सुनता है, उन्हें समझता है और ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है जिससे दोनों तरफ का नुकसान जो है वो कम हो और डिस्प्यूट खत्म हो जाए। इसी प्रोसेस को मेडिएट करना कहते हैं। मेडिएट करने वाला व्यक्ति किसी एक साइड का सपोर्ट नहीं करता, उसका काम न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो दोनों पार्टीज की बात को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है और फेयर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। कभी कभी दो दोस्त जो है वो कई बार लड़ पड़ते हैं और तीसरा दोस्त उन्हें जो है वो शांत करके बात करवाता है, तो ये भी मेडिएट करना होता है। इसी तरह अगर दो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एग्री नहीं कर पा रही है और एक इंडिपेंडेंट पर्सन उनके बीच बातचीत करवाता है, तो वो भी मेडिएट करवा रहा होता है। ध्यान रहे कि मेडिएट का मतलब प्रॉब्लम का डिसीजन खुद लेना नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ को मतलब कि दोनों तरफ की चीज़ों को बातचीत के जरिए सॉल्यूशन तक पहुंचाने में मदद करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मेडिएट का मतलब सिर्फ हेल्प करना नहीं होता, क्योंकि हेल्प का मतलब होता है किसी भी तरीके की मदद करना, लेकिन मेडिएट का मतलब होता है खास तौर पर दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच जो झगड़े या फिर डिस्प्यूट या फिर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जब आता है तो उसे मेडिएट कहते हैं। लाइक जैसे कि दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति जो है वो उनकी सुलह करवाने के लिए आ रहा है, उसे मेडिएट कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है जिससे आप समझ पाओगे कि हेल्प यानी क्या होती है और मेडिएट यानी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने दोस्त का होमवर्क करने में मदद करता है, तो ये होता है हेल्प करना, ये होता है मदद करना, ठीक है। लेकिन दो स्टूडेंट्स की लड़ाई हो गई और टीचर जो है वो दोनों को शांत करके उनका झगड़ा खत्म करवा रहे हैं, तो टीचर ने क्या किया है, मेडिएट किया है। दो स्टूडेंट्स थे, उनका झगड़ा हो रहा था और टीचर जो है वो तीसरा पर्सन था जो कि उनके झगड़े को सुलझा रहा था, तो उसने क्या किया है, बीच में आकर उनके झगड़े को सुलझाया है, मेडिएट किया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हेल्प और मेडिएट में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों उसी तरीके हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई जो है वो प्रॉपर्टी को बांटने को लेकर जो है वो मतलब कि झगड़ा कर रहे हैं। दोनों किसी की बात मतलब कि सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी उनके जो है वो अंकल दोनों को बैठाकर उनकी बात सुनते हैं और ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जिससे दोनों मान जाते हैं। तो अंकल ने उनके बीच क्या किया है, मेडिएट किया है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी एक साइड का पक्ष लिए डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश की है, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि स्कूल में दो स्टूडेंट्स के बीच जो है वो किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। क्लास टीचर दोनों के अलग अलग मतलब की बातों को सुनते हैं, फिर उनसे बात करवाकर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देते हैं। तो टीचर ने उनके बीच मेडिएट किया है, क्योंकि उन्होंने झगड़ा खत्म करवाने के लिए जो है वो न्यूट्रल रोल निभाया है, ठीक है। किसी एक की तरफ मतलब कि एक की साइड नहीं लिया, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मेडिएट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच न्यूट्रल होकर झगड़ा या फिर डिसएग्रीमेंट को बातचीत के जरिए सुलझाना या फिर समझौता करवाना, तो उसे हम मेडिएट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, आर्बिट्रेट, कंसिलिएट या फिर रिकंसाइल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को सुलझाना और अक्सर एक ऑफिशियल डिसीजन देना, ठीक है। उस तरीके से हम जो है वो आर्बिट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। कंसिलिएट का मतलब होता है कि नाराज़ या फिर लड़ रहे लोगों को शांत करके उनके बीच दोस्ती या फिर समझौता करवाना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कंसिलिएट करना कहते हैं। कंसिलिएट जो है वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा फोकस करता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है लड़ाई या फिर डिसएग्रीमेंट के बाद दो लोगों को फिर से अच्छे संबंध में लाना, उसे हम रिकंसाइल कहते हैं। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं।
अब एंटोनिम्स की और बढ़े तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, प्रोवोक, एग्रीवेट या फिर इन्फ्लेम। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है जानबूझकर किसी को भड़काना या फिर झगड़ा बढ़ाना, उसे हम प्रोवोक कहते हैं। एग्रीवेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर झगड़े को और ज़्यादा सीरियस बना देना, बढ़ाना बेसिकली, तो उसे हम एग्रीवेट कहते हैं। और इन्फ्लेम का मतलब होता है लोगों के इमोशन या फिर गुस्से को और ज़्यादा भड़का देना, सुलगा देना, तो उसे हम इन्फ्लेम कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैनेजर एग्रीड टू मेडिएट द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 एम्प्लॉयज़। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि 2 एम्प्लॉयज़ के बीच किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट या फिर झगड़ा हो गया था। मैनेजर ने उनके मतलब कि उनका पक्ष लेने के बजाय दोनों की बात ध्यान से सुनने और उनके बीच एक फेयर सोल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी ली। उनका मकसद किसी एक को जीतना नहीं, यानी कि किसी एक को जिताना नहीं था, बल्कि दोनों के लिए ऐसा समझौता करवाना था जिससे कि कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मेडिएट का मतलब क्या निकला, 2 पार्टीज के बीच में न्यूट्रल रहकर बातचीत के जरिए डिस्प्यूट को सुलझाने और समझौता करवाना। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मेडिएट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो आता है लूसिड। दोस्तों लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, आसानी से समझ आने वाला। ओके, उससे हम कहेंगे लूसिड। लूसिड का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन, आइडिया, राइटिंग, स्पीच या फिर कोई सोच जो इतनी ज़्यादा क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो कि उसे समझने में किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन या फिर डिफिकल्टी ना हो। यानी जब कोई इंसान किसी टॉपिक को इतने सिंपल और ऑर्गेनाइज तरीके से समझाता है कि सुनने या फिर पढ़ने वाला बिना किसी उलझन के, बिना मतलब कि बिना किसी कन्फ्यूजन के उसका मीनिंग समझ जाए, तो उस एक्सप्लेनेशन को हम लूसिड कहते हैं। ठीक है, अगर किसी टीचर की टीचिंग इतनी ज़्यादा सिंपल हो कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी है, लूसिड है। ओके, इसी तरह अगर किसी मतलब कि बुक की लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें अननेसेसरी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं, कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस नहीं है, तो उस बुक की राइटिंग को भी हम लूसिड कह सकते हैं। दोस्तों लूसिड का जो यूज़ है वो किसी इंसान की मेंटल स्टेट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी सिचुएशन में बिल्कुल क्लियरली सोच पा रहा है, सही डिसीजन ले पा रहा है, उसके थॉट्स बिल्कुल क्लियर है, तो कहा जा सकता है कि वो इंसान लूसिड है। इस वर्ड का मेन फोकस क्लैरिटी पर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि लूसिड का मतलब सिर्फ सिंपल नहीं होता। कोई एक्सप्लेनेशन सिंपल हो सकती है, लेकिन अगर उसमें क्लैरिटी ना हो तो उसे लूसिड हम नहीं कहेंगे। लूसिड एक्सप्लेनेशन में सिंपलिसिटी के साथ साथ कंप्लीट क्लैरिटी भी होना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और ये ध्यान रखनी है कि लूसिड का मतलब सिर्फ क्लियर नहीं होता है। क्लियर का मतलब होता है साफ या फिर स्पष्ट, लेकिन लूसिड का मतलब होता है इतना क्लियर, इतना वेल एक्सप्लेन कि उसे समझना में, यानी कि उसे समझना बिल्कुल आसान हो, उसे समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से आप जो है वो लूसिड का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हम जो है वो एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे कि क्लियर और लूसिड में क्या डिफरेंस है। टीचर ने जो है वो मान लीजिए कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ डाली, ठीक है, सिर्फ पढ़कर जो है वो आपको सुना दिया, तो शायद जो है वो मतलब कि ये क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर टीचर एग्जाम्पल और सिंपल लैंग्वेजेस के साथ साथ पूरा कंसेप्ट आपको समझा दे, इस तरीके से समझाए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, तो वो लूसिड एक्सप्लेनेशन होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये होता है क्लियर और लूसिड के बीच में डिफरेंस। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को जो है वो मैथ का चैप्टर समझ नहीं आ रहा, टीचर ने जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जांपल के साथ उसे टॉपिक जो है वो फिर से समझाया। अब स्टूडेंट बिना किसी कन्फ्यूजन के पूरा चैप्टर जो है वो समझ चुका है। तो टीचर की एक्सप्लेनेशन कैसी थी, तो ल्यूसिड थी, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर और आसानी से समझ आने वाली थी। या फिर मान लीजिए कि कंपनी ने जो है वो नए कर्मचारियों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया है, ठीक है, उसमें हर रूल सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ लिखा गया है कि रूल्स क्या है और कैसे फॉलो करने हैं। तो वो ल्यूसिड मैनुअल है, क्योंकि उसे पढ़कर किसी को भी इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि लूसिड का मतलब होता है ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा आइडिया या फिर बात जो बहुत ही क्लियर हो, वेल ऑर्गेनाइज हो और आसानी से समझ आने वाली हो, तो उसे हम लूसिड कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास जो है वो मतलब कि और भी मतलब कि सिनोनिम्स है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स आते हैं, क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल या फिर इंटेलिजिबल, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये सारे हमारे सिनोनिम्स है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ और समझने में आसान, तो उसे हम क्लियर कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो आसानी से समझ में आ सके, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। इंटेलिजिबल क्या होता है, इसका मतलब होता है जो क्लियरली समझा या फिर सुना जा सके, तो उसे हम जो है वो इंटेलिजिबल कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये हमारे सिनोनिम्स है।
अब दोस्तों उसी के साथ अगर हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, कंफ्यूजिंग, अनक्लियर या फिर एम्बिगुअस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है जो उलझन पैदा करे या फिर समझने में मुश्किल हो। कंफ्यूजिंग बात समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसी तरीके से आप ध्यान रख पाओगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो। अनक्लियर में क्लैरिटी की कमी होती है, जबकि ल्यूसिड में जो है वो पूरी क्लैरिटी होती है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हो या फिर जो क्लियर ना हो, तो उसे हम एम्बिगुअस कहेंगे। ठीक है, एम्बिगुअस जो है वो एम्बिगुअस बात जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने कन्फ्यूजिंग, अनक्लियर या फिर एम्बिगुअस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द टीचर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक। इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर ने एक मुश्किल टॉपिक को इतना सिंपल, क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से समझाया कि स्टूडेंट्स को उसे समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। उन्होंने एग्जाम्पल्स और ईजी लैंग्वेज का यूज़ करके कंसेप्ट को बिल्कुल आसान बना दिया। यहाँ पर ल्यूसिड का मतलब क्या है? ऐसे एक्सप्लेनेशन से है यहाँ पर इसका मतलब जो बहुत ही क्लियर है, लॉजिकल है और आसानी से समझने वाली है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ल्यूसिड यानी क्या होता है और कैसे आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ आया हो और पसंद भी आया हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।